वेलकम बैक एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। इन दिस सेशन वी गोइंग टू डिस्कस वाटरवे ट्रांसपोर्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 क्लास 10 ज्योग्राफी। सिंस द एंशिएंट पीरियड इंडिया वाज वन ऑफ द सी फेरिंग कंट्रीज। इंडिया बहुत ही पुराने समय से सी फेरिंग कंट्रीज या नाविकों का या फिर मल्लाहों का काम करता रहा है। इट्स सीमेन सेल्ड फार नियर दस केयरिंग एंड स्प्रेडिंग इंडियन कॉमर्स एंड कल्चर। इंडिया के इतिहास को देखें तो वो सी फेरिंग कंट्रीज में शामिल रहा है और इसके सेलर्स ने या सी मैन ने इंडिया के कल्चर को, उसके सिविलाइजेशन को बहुत दूर दूर तक पहुंचाया। तो अगर वाटरवे ट्रांसपोर्टेशन को देखो या वाटरवे का इतिहास देखें तो इंडिया में हमें एक एंशिएंट पीरियड से ही उसका इतिहास देखने के लिए मिलता है। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो आप लोग कोरोमंडल कोस्ट के बारे में सुना होगा, जिसे हम लोग कई बार चोलोमंडलम कोस्ट पहले उसे कहा जाता था। तो चोलोमंडलम का मतलब ही है कि संगम लिटरेचर में हमें जिस चोल डायनेस्टी का जिक्र मिलता है उसके काल में ही बंगाल की खाड़ी को चोलोमंडलम कोस्ट उसके बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नेवी पावर के कारण ही जनरली कहा जाता था। वाटरवेज आर द cheapest means of transport. They are most suitable for carrying heavy and bulky goods. It is a fuel efficient and environment friendly mode of transportation. जब हम लोग means of transportation की बात करते हैं, land, air and water, लेकिन जब हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो वाटर ट्रांसपोर्ट को हम क्यों जनरली प्रेफर करते हैं? तो वाटर ट्रांसपोर्ट के प्रेफरेंस करने के पीछे या प्रेफर देने के पीछे की रीज़न क्या है कि इफ़ यू वांट टू ट्रैवल द लॉन्गर डिस्टेंस विद हैवी बल्कि गुड्स, जब हम लोग बहुत दूर तक ट्रैवल करना चाहते हैं, बहुत हैवी बल्कि गुड्स के साथ ट्रैवल करना चाहते हैं और डिस्टेंस हमारे लिए मैटर नहीं करता है और ट्रैवल ड्यूरेशन अगर हमारे लिए मैटर नहीं करता है तो जनरली जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो सबसे चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन माना गया। इसके पीछे कारण क्या है कि हमें वाटर के ऊपर में किसी प्रकार का नेटवर्क या किसी प्रकार के रूट को डेवलप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब हम वाटर के ऊपर में किसी भी चीज़ को फ्लो कराते हैं तो किसी भी चीज़ के फ्लो के ऑपोजिट जो एक डायरेक्शन एज अ फ्रिक्शन काम करता है, जो वाटर में कम होने के कारण ही हमें ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स को वाटर बॉडीज़ में फेस नहीं करना होता है, इसलिए यहाँ पे फ्यूल का कंजम्पशन कम होता है और इसीलिए वाटर ट्रांसपोर्ट अपने आप में ज़्यादा मोर एफिशिएंट फ्यूल सोर्स के फॉर्म में भी हमें एक ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम के फॉर्म में हमें देखने के लिए मिलता है। इंडिया हैज़ इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज ऑफ 14,500 किलोमीटर इन लेंथ। अगर इंडिया में इनलैंड नेविगेशन, अगर नेविगेशन की बात करें या फिर अगर वाटरवेज की बात करें तो हम उसे फिर दो तरीके से देखते हैं। एक होता है इनलैंड एंड सेकेंड वन इज द ओशनिक। तो इनलैंड नेविगेशन का मतलब क्या होता है कि अगर मेन लैंड में देखें तो रिवर के द्वारा, कैनाल के द्वारा और भी बड़े इंपॉर्टेंट वाटर सोर्सेज का यूज करके अगर हम लोग नेविगेशन फैसिलिटी को लैंड के आसपास के एरिया में अगर डेवलप करते हैं वाटर बॉडीज के साथ तो हम उसे ही इनलैंड नेविगेशन कहते हैं। अगर इंडिया में इनलैंड नेविगेशन के अगर लेंथ को देखें तो 14,500 किलोमीटर का हमें दिखता है, लेकिन डेवलप्ड 5,685 किलोमीटर का ही नेविगेबिलिटी मैकेनाइज्ड व्हीकल्स के लिए या कहीं ना कहीं मशीन से चलने वाले जहाजों के लिए डेवलप हो पाया है। द फॉलोइंग वाटरवेज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल वाटरवे बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जिस तरीके से हमने रोडवे नेटवर्क में इंडिया के इंपॉर्टेंट नेशनल इंपॉर्टेंट या अर्बन सेंटर्स को कनेक्ट करने वाले जो इंपॉर्टेंट सुपर हाईवे नेटवर्क हम लोगों ने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और नेशनल हाईवे के फॉर्म में पढ़ा, उसी तरीके से इनलैंड वाटरवे में हमें नेशनल वाटरवे के फॉर्म में भी हमें इनलैंड वाटरवे नेटवर्क का डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है। अब इसमें अगर आप देखें, आपके सिलेबस में अगर हम देखें जो क्लास 10 की ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में दिया हुआ NW1, NW2, NW3, NW4 एंड NW5। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि NW1 किस रिवर पे है और किस रिवर में वो कहाँ से कहाँ तक उस पर्टिकुलर रिवर में उस नेविगेबल या उसमें नेविगेबिलिटी को डेवलप किया गया है। अगर फिगर 7.5 में देखें तो इनलैंड वाटरवेज वाइडली
यूज्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अब देखिए यहाँ पे भी एक बोर्ड एग्जाम का सवाल हो सकता है, ये इस फिगर बेस्ड क्वेश्चन से उठा के आपको दे दे कि व्हाई मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज मोस्टली पीपल प्रेफर द इनलैंड वाटरवेज। अब देखिए इनलैंड वाटरवेज में NW1 सबसे पहले हमें देखता है किस रिवर पे है, गंगा रिवर पे। और गंगा रिवर में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद एंड वेस्ट बंगाल के हल्दिया के बीच में। NW1 1620 किलोमीटर ऑन गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद यूपी टू हल्दिया वेस्ट बंगाल। द NW2 891 किलोमीटर ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन सदिया एंड धुबरी। द NW3 along west coast canal उद्योग मंडलम कैनाल, केरल कोट्टापुरम या कोल्लम कोट्टापुरम, चंपाकारा कैनाल वेस्टर्न कोस्ट में या मालाबार कोस्ट में हमें जनरली इसका देखने के लिए मिलता है डेवलपमेंट 205 किलोमीटर के लेंथ में। अगर NW4 के देखें तो NW4 हमें जनरली गोदावरी कृष्णा के डेल्टाइक एरिया में हमें कैनाल के अलोंग डेवलपमेंट उसका NW के फॉर्म में देखने के लिए मिलता है। स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स अलोंग विद काकीनाडा पुदुचेरी स्ट्रेच ऑफ कैनाल्स 1078 किलोमीटर NW4 और नेशनल वाटरवे नंबर 4। एंड द लास्ट वन NW5 along east coast or the Odisha coast, specified stretches of river Brahmani along with Matai river delta, channels of Mahanadi and Brahmani rivers and east coast canal। अगर आप देखें NW5 को देखें तो ओडिशा की कोस्ट के अलोंग जो महानदी, ब्राह्मणी या फिर और भी मताई रिवर कैनाल्स के अलोंग हमें NW5 का मोस्टली डेवलपमेंट ईस्ट कोस्ट या ओडिशा के ईस्ट कोस्ट में हमें देखने के लिए मिलता है। देयर आर सम अदर इनलैंड वाटरवेज ऑन विच सब्सटेंशियल ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस। इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स में रिवर हैं जहाँ पे हमें इनलैंड वाटरवेज का या इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन का या वाटर ट्रांसपोर्टेशन का हमें डेवलपमेंट जनरली देखने के लिए मिलता है। फ्रॉम गोवा मांडवी, जुआरी एंड कंबरजुआ कैनाल। अगर वेस्ट बंगाल के डेल्टा एरिया की बात करें सुंदरबन। अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें वहाँ पे बहुत ही एक फेमस रिवर है बराक। और अगर हम केरला के काइल्स की बात करें या वेस्ट कोस्ट में मालाबार कोस्ट में पाए जाने वाले बैकवाटर्स की बात करें लाइक द पुन्नामदा कयाल की बात करें, अष्टमुदी लेक की बात करें, वेम्बनाड कयाल की बात करें, हमें जहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्टेशन या इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन का हमें बहुत ही बेहतर डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है। अब सभी अगर हम इन NW को अगर हम मैप में देखें तो आप यहाँ पे नेशनल वाटरवेज में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पर्टिकुलर रिवर के उस पार्ट को डार्क किया गया जिस रिवर में वहाँ पे हमें इनलैंड वाटरवेज नेटवर्क की नेविगेबिलिटी या नेविगेशन फैसिलिटी हमें देखने के लिए मिलती है। अगर सबसे पहले हम NW1 को देखें, गंगा पे इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में आप देख पा रहे हैं। अगर NW2 को अगर आप देखें, सदिया से धुबरी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का लाइफलाइन जिसे ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। NW3 को देखें तो कोल्लम कोट्टापुरम अलोंग द मालाबार कोस्ट। अगर अगर आप 4 को देखें तो गोदावरी कृष्णा काकीनाडा पुदुचेरी वाले एरिया में हमें NW4 का दिखता है। और NW5 की बात करें तो ब्राह्मणी देन मताई और अगर महानदी वाले रिवर एरिया को देखें तो ईस्ट कोस्ट में हमें ओडिशा की कोस्ट के अलोंग देखने के लिए मिलता है। आप इसी में NW6 को भी देख पा रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बराक रिवर में। अब इन NW1 से NW5 को अगर हम इसके लेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग फैशन में अगर हम इसे अरेंज करें तो आप इसके लेंथ को अगर आप देखें तो लेंथ में सबसे पहले हमें दिखता है सबसे ज़्यादा लेंथ का NW1। NW1 के बाद हमें दिखता है जनरली NW4, देन NW2, उसके बाद हमें दिखता है NW5 एंड द शॉर्टेस्ट फ्रॉम NW1 टू NW5 इज NW3। तो अगर आप देखें NW1 से NW5 में अगर आप लॉन्गेस्ट को देखें तो NW1 अलोंग गंगा फ्रॉम इलाहाबाद टू हल्दिया। और अगर शॉर्टेस्ट देखें तो NW3 ऑन
वेस्टर्न कोस्ट अलोंग मालाबार और द कोल्लम टू कोट्टापुरम में आप इसे देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पे मेजर सी पोर्ट की, अब देखिए यहाँ पे दो टर्म आ रहा है, एक है पोर्ट और एक है मेजर सी पोर्ट। तो यहाँ पे हम इन दोनों चीज़ों को सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि पोर्ट का मतलब क्या होता है और इसमें भी मेजर पोर्ट में और माइनर पोर्ट में हमें किस किस प्रकार के डिफरेंसेस जनरली देखने के लिए मिलते हैं। पोर्ट जिसे हम लोग कई बार हार्बर भी कहते हैं, कई बार पत्तन, कई बार बंदरगाह भी कहते हैं। तो पोर्ट का मतलब होता है अ प्लेस अलोंग अ कोस्ट वेयर शिप्स लोड और अनलोड देयर मटेरियल और गुड्स। एक ऐसा प्लेस जनरली कोस्टल एरिया में या लैंड और वाटर के बीच के बाउंड्री में जहाँ पे कोई भी शिप जनरली किसी भी गुड्स को या तो लोड करता है या तो अनलोड करता है या फिर थोड़ी देर आके वहाँ पे रेस्ट भी कर सकता है या किसी प्रकार के स्टॉर्मी कंडीशंस में वो अपने आप को बचाने के लिए भी उस प्रकार के एक सेटअप को एज अ पोर्ट वो यूज़ करता है। अगर हम इंडिया के इस मैप को देखें तो इस मैप में आप देख पा रहे हैं, अगर हम गुजरात के कोस्ट से लेकर साउथ होते हुए अगेन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश होते हुए अगर ओडिशा के कोस्ट तक जाएं, अंडमान निकोबार के कोस्ट को भी इंक्लूड कर लें और अगर हम लक्षद्वीप के कोस्ट को भी इंक्लूड कर लें तो हमें इंडिया के कोस्टल नेटवर्क का हमें बहुत ही वास्ट एक्सपेंशन देखने के लिए मिलता है। और इसी कोस्टल एरिया के अलोंग ही हमने वाटर ट्रांसपोर्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से फैसिलिटेट करने के लिए हमने जनरली यहाँ पे पोर्ट फैसिलिटीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, डेवलप किया है। हम एक एक करके उन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये तो हो गई पोर्ट की बात, लेकिन इस पोर्ट में भी एक डिवीज़न है, एक है मेजर पोर्ट और एक है माइनर पोर्ट। लेकिन मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट पे जाने के पहले इस स्लाइड में हम लोगों ने इंपॉर्टेंस ऑफ इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन को भी डिस्कस किया हुआ है, आप इसे एक बार देख लें। वाटरवे इज अ चीपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्योंकि फ्यूल एफिशिएंट होता है, किसी प्रकार के रूट को बनाने का वहाँ पे टेंशन नहीं है। वाटरवे हेल्प इन ईजी लोकोमेशन में या उसे मेंटेन करने में, उसे चलाने में ईजियर होता है। वाटरवेज हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस to another at a very fast rate, and the last one, it becomes easy to travel within the country। अब देखिए अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि मेजर पोर्ट में और माइनर पोर्ट में क्या डिफरेंस है। यहाँ से भी कई बार सवाल बन सकता है जब मेजर पोर्ट की बात आई है और माइनर पोर्ट, जिसके लिए आपकी किताब में इंटरमीडिएट पोर्ट का भी नाम यूज़ किया गया। मेजर पोर्ट का मैनेज्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जिसे मेंटेन किया था। अगर हम आपके बुक के अकॉर्डिंग देखें, द नंबर ऑफ मेजर पोर्ट इज 12, लेकिन एज पर लेटेस्ट डेटा की बात करें तो उसमें एक एक्स्ट्रा पोर्ट एन्नोरे ऐड हो गया है, जो इंडिया का पहला, आप देखें तो वो एक कुछ स्पेशल या फिर वो एक आप बोल सकते हैं कि कॉर्पोरेट पोर्ट है यहाँ पे। तो उसमें तो अगर आपकी किताब के अनुसार अगर सवाल पूछा जाए तो व्हाट इज द नंबर ऑफ मेजर पोर्ट इन इंडिया, तो आपको वहाँ पे आंसर 12 भी करना है। तो मेजर पोर्ट में क्या डिफरेंस कर रहे थे कि एक तो उसे सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन किया है था, शिपिंग मिनिस्ट्री के द्वारा, हैंडल्स इंटरनेशनल ट्रेड, जो इंटरनेशनल ट्रेड को हैंडल करता है, एंड ट्रैफिक मोर देन 10 लाख, जिसका ट्रैफिक मोर देन 10 लाख है। दे ऑल आर द बेसिक सेलियंट फीचर्स ऑफ द मेजर पोर्ट। बट ऑन द अदर हैंड इफ यू सी द माइनर पोर्ट मैनेज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, जिसे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किया जा रहा है, हैंडल्स कोस्टल एंड फिशिंग ट्रेड, जो कोस्टल एरिया के ट्रेड को और फिशिंग रिलेटेड ट्रेड को जो हैंडल करता है, मैनेज करता है बाय स्टेट गवर्नमेंट। दे ऑल आर इंटरमीडिएट अलॉन्ग with minor port, and the last one traffic less than 10 lakh। अगर traffic less than 10 lakh है so that will be minor, and traffic अगर more than अगर 10 lakh है so that will be major port। अगर हम इसके नेक्स्ट फीचर पे आए अगर हम, तो अब देखिए यहाँ पे अलग अलग पोर्ट को इन डिटेल में अब हम यहाँ पे डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। विद अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, अगर इंडिया के कोस्ट लाइन को देखें 7516 किलोमीटर का हमें एक वास्ट कोस्ट लाइन का स्ट्रेच देखने के लिए मिलता है, जिसमें हमें 12 मेजर एंड 200 नोटिफाइड माइनर और नॉन मेजर अलॉन्ग विद इंटरमीडिएट पोर्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम इन सभी पोर्ट्स के जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर कोस्ट वाइज देखें अलोंग वेस्ट कोस्ट एंड ईस्ट कोस्ट, तो वेस्ट कोस्ट की बात करें, अभी करेंगे थोड़ी देर में विद मैप, तो वेस्ट कोस्ट में द नंबर ऑफ मेजर पोर्ट
6 along east coast the number of major port is 5 and one more major port in the Andaman and Nicobar Island as a port player. अब देखिए सबसे पहले जिस पोर्ट को हम यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट से पोर्ट की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले है कांडला. अगर हम इस कांडला के लोकेशन को अगर हम इंडिया के मैप में देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये गुजरात है और गुजरात में हम इस वाले भाग को कच्छ कहते हैं. उसके साउथ वाले भाग को आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, हम इसे काठियावाड़ कहते हैं. और इसके साउथ वाला जो भाग दिख रहा है हम इसे गुजरात का जनरली प्लेन कहते हैं. तो अगर आप कांडला को देख पा रहे हैं तो कांडला का लोकेशन हमें कच्छ पेनिनसुला में जनरली दिख रहा है. तो सबसे पहला सवाल, चूंकि आपके यहाँ से मैप वर्क भी आने हैं तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, जो कांडला का जो पोर्ट है वो कहाँ पे याद रखिएगा, वो गुजरात के कहाँ पे है, कच्छ में है. सिर्फ गुजरात याद में रखने से नहीं चलेगा, वो गुजरात के कहाँ पे है, कच्छ में. और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के बनने के बाद, इंडिया के डिवीज़न के बाद, उसी एरिया में कभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट इंडिया का हुआ करता था जिसे है हम लोग क्या कहते थे, कराची कहते हैं. आज वो पाकिस्तान में चला गया है और यही कारण है कि पार्टीशन के बाद चूँकि मुंबई के पोर्ट पे बहुत ज़्यादा लोड आ गया और उसे कम करने के लिए, उसे थोड़ा सा आप बोल सकते हैं, उसे ट्रैफिक कंजेशन को डिकंजेस्ट करने के लिए पोस्ट 47 या आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया का सबसे पहला पोर्ट जिसे डेवलप किया गया उसे ही क्या कहा गया है, कांडला कहा गया. ये याद रखिएगा. इंडिपेंडेंस टू ईज द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ऑन द मुंबई पोर्ट. अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि अगर ये पूछ लिया जाए कि पोस्ट 47 क्यों हमने कांडला पोर्ट को डेवलप किया, तो कहीं ना कहीं मुंबई के पोर्ट पे ट्रेड वॉल्यूम को या कहीं ना कहीं कम करने के लिए, या कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि एक तरीके से डिकंजेस्ट करने के लिए हमने कांडला पोर्ट को डेवलप किया मुंबई पोर्ट के नॉर्थ में, इन द वेक ऑफ लॉस ऑफ कराची पोर्ट टू पाकिस्तान आफ्टर द पार्टीशन. अब देखिए यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव दिख रहा है, एक तो मुंबई के पोर्ट पे ट्रेड वॉल्यूम को कम करने के लिए और पाकिस्तान में कराची पोर्ट के चले जाने के कारण उससे हुए लॉस को कंपनसेट करने के लिए. कांडला पोर्ट का जो सबसे लेटेस्ट नेम है हम इसे दीन दयाल पोर्ट भी कहते हैं. कांडला पोर्ट इज अ टाइडल पोर्ट. अब आप सभी ने टाइड के बारे में पढ़ा होगा, जो एक प्रकार का सेलेस्टियल इवेंट के कारण ओशन के वाटर में या सी वाटर में आने वाला वर्टिकल मूवमेंट वाटर का जनरली देखा जाता है. अब यहाँ पे सवाल आता है कि टाइडल पोर्ट का मतलब क्या. टाइडल पोर्ट का मतलब एक ऐसा पोर्ट जिस पोर्ट का वाटर का लेवल टाइड के अकॉर्डिंग, या हाई टाइड में जब वाटर का लेवल ज़्यादा हो जाएगा और लो टाइड में जब वाटर का लेवल कम हो जाएगा, हम इसी को टाइड कहते हैं. और टाइड के इन्फ्लुएंस में आने के कारण दैट पर्टिकुलर पोर्ट, या फॉर एग्जांपल द कांडला पोर्ट ऑल्सो कॉल्ड द टाइडल पोर्ट. इट कैटर्स टू द convenient handling of exports and imports of highly productive granary and industrial belt stretching across the states of Jammu and Kashmir, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात. अभी हम लोग थोड़ी देर में एक टर्म हिंटरलैंड करेंगे. अगर आप गुजरात को देखें तो गुजरात के पोर्ट के इनलैंड एरियाज में अगर आप इसे इंक्लूड करें तो राजस्थान का एरिया, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली है ना, उत्तर प्रदेश, इन सभी एरिया को हम एज अ हिंटरलैंड या एज ए हम इनलैंड एरिया इस पोर्ट के बिहाइंड में हम देख पा रहे हैं. तो इन सभी एरिया के जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट वॉल्यूम है उसको हैंडल करने में टाइडल पोर्ट का या वेस्ट कोस्ट के टाइडल पोर्ट का बोले तो कांडला पोर्ट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हमें दिखता है. अगर साउथ ऑफ द कांडला अगर आप देखें, वन ऑफ द मेजर पोर्ट इज मुंबई, जिसे इंडिया का कमर्शियल कैपिटल और कॉटन टेक्सटाइल की भाषा में बोले जिसे इंडिया का कॉटन पॉलिस भी कहते हैं. अगर हम यहाँ पे मुंबई के पोर्ट को देखें तो आप देख सकते हैं मुंबई के आसपास में आपको दो मेजर पोर्ट दिख रहा है, एक मुंबई और इसी मुंबई के साउथ में दो आइलैंड पे बसा हुआ जिसे नावा और शावा, और जिसका सबसे कॉमन नेम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी है. तो मुंबई के पास हमें दो मेजर पोर्ट दिखता है. फर्स्ट वन इज द मुंबई एंड सेकंड वन इज द नावा शावा और जवाहरलाल
नेहरू पोर्ट। अब देखिए यहाँ पे मुंबई इज द बिगेस्ट पोर्ट विद a spacious natural and well sheltered harbor। इंडिया का सबसे बिगेस्ट पोर्ट अगर कह दिया जाए, आंसर विल बी मुंबई। द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट वाज प्लान्ड विद अ व्यू टू डिकंजेस्ट द मुंबई पोर्ट एंड सर्व एज अ हब पोर्ट फॉर दिस रीजन। मुंबई पोर्ट के बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लोड को या बहुत ज़्यादा ट्रेड वॉल्यूम को डिकंजेस्ट करने के लिए, ईज बनाने के लिए हम लोगों ने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को डेवलप किया, और जिसे कई बार इंडिया का कंटेनर पोर्ट भी कहा जाता। अगर हम उसी मुंबई पोर्ट या नाहवा शावा पोर्ट से अगर हम फिर फर्दर साउथ की ओर चले तो हमें गोवा में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्ट देखने के लिए मिलता है, मार्मागांव। इस मार्मागांव पोर्ट के साउथ में देखो कर्नाटका का न्यू मैंगलोर पोर्ट, और इस न्यू मैंगलोर पोर्ट के साउथ में अगर आप देखें जो इंडिया का एक्सट्रीम, अभी थोड़ी देर में किताब में डिस्कस करेंगे, साउथ वेस्टर्न पोर्ट जिसे माना गया है, हम इसे ही क्या कहते हैं, कोच्चि कहते हैं। तो अब हम मार्मागांव, न्यू मैंगलोर और कोच्चि पोर्ट को डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर वेस्टर्न कोस्ट के अलोंग जितने भी मेजर पोर्ट है उनके नॉर्थ से साउथ के लोकेशन को अगर मैप में प्लॉट करना हो, या किसी कारण से अगर क्वेश्चन आ जाए कि अरेंज द मेजर पोर्ट्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ रेस्पेक्टिवली। सो स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ, कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू और नावा शावा, देन मार्मागोवा या मार्मागांव, नॉट गोवा सॉरी, मार्मागांव, देन न्यू मैंगलोर एंड द साउथ वेस्टर्न और द एक्सट्रीम सदर्न मोस्ट पार्ट में हमें दिखता है कोच्चि। तो आप इसे अपने घर में प्रैक्टिस जरूर करेंगे, क्योंकि कई बार हो सकता है यहाँ से आपके मैप में भी क्वेश्चन, मैप पॉइंटिंग में नहीं, कई बार वो हो सकता है दूसरे फॉर्म में भी क्वेश्चन बना के आपसे यहाँ पे सवाल वो पूछ सकते हैं यहाँ पे। सो अगर नावा शावा पोर्ट के साउथ में देखें तो गोवा का में कौन सा पोर्ट दिखता है, मार्मागांव। मार्मागांव पोर्ट इज द प्रीमियर आयरन ओर एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ द कंट्री। अगर मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेस में अगर साउथ वेस्टर्न प्लेटू रीजन अलोंग विद नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन याद होगा, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, इन सभी का मैक्सिमम एरिया आता है, और गोवा, कर्नाटका, यहाँ में हमें किसी मेजर अगर आप देखें तो एनर्जी रिसोर्सेज का या कोल का हमें अभाव दिखने के कारण एज एन एक्सेप्शनल कुछ ही इंपॉर्टेंट, विजयनगर की बात करें, भद्रावती की बात करें या सेलम की बात करें, सो मोस्ट ऑफ द आयरन और जो इस एरिया में एक्सट्रैक्ट किया जाता, माइनिंग की जाती है, लैक ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज के कारण या कोल के कारण हमें जनरली यहाँ पे आयरन स्टील का हमें उतना ज़्यादा लोकलाइजेशन नहीं होने के कारण मोस्ट ऑफ द आयरन ओर को यहाँ से डिफरेंट पोर्ट्स के द्वारा एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। वन ऑफ देम इज द मार्मागांव फ्रॉम Goa. This port accounts for about 50% of India's iron ore export. इंडिया के आयरन ओर एक्सपोर्ट को सबसे हैविली हैंडल करने वाला जो पोर्ट है वो है मार्मागांव फ्रॉम गोवा। अब इसके साउथ में देखें, न्यू मैंगलोर पोर्ट लोकेटेड इन द कर्नाटका caters to the export of iron ore concentrates from कुद्रेमुख माइंस। अब देखिए कुद्रेमुख माइन अगर मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्स का याद होगा, और उसी कुद्रेमुख माइन के आयरन ओर को स्लरी पाइपलाइन के द्वारा कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं न्यू मैंगलोर पोर्ट तक लाया जाता है, और फिर उसी न्यू मैंगलोर पोर्ट से उसे एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। और उसी न्यू मैंगलोर के साउथ में इंडिया के एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट को देखें, दिस इज कोच्चि। कोच्चि जो मालाबार या केरला के कोस्ट पे दिखता है, कोच्चि इज द एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ अ लेगून विद अ नेचुरल हार्बर। अगर आप यहाँ के लेगून को आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर आप यहाँ पे लेगून को देखें तो लेगून या फिर अगर हम लोग बैक वाटर्स की बात करें या कोई भी वाटर अगर एनक्लोज्ड हो जाता है, और इसी लेगून को हम लोग बैक वाटर्स या कायल मलाबार कोस्ट में कहते हैं। और अगर आप अपने एटलस में देखें तो वहीं पे आपको एक लेगून दिखता है जिसको हम लोग लेक वेम्बनाड कहते हैं, और इसी वेम्बनाड में एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमें पोर्ट टाउन दिखता है कोच्चि, और उसी के ईस्टर्न पार्ट में हमें दिखता है एर्नाकुलम, जो वेम्बनाड लेक के ही दो डिफरेंट कोस्ट में हमें देखने के लिए मिलता है। और कोच्चि एंड एर्नाकुलम हम इन दोनों को ही ट्विन सिटी या जुड़वा शहर कहते हैं।
एक और जुड़वा शहर अगर आप हैदराबाद को देखें और वहीं पे अगर आप हुसैन सागर झील के आसपास में देखें तो एक और शहर दिखता है जिसे हम लोग कई बार सिकंदराबाद कहते हैं। फिगर 7.7 में देख पा रहे हैं टैंकर डिस्चार्जिंग क्रूड ऑयल एट न्यू मैंगलोर पोर्ट। यहाँ पे मूविंग अलोंग द ईस्ट कोस्ट यू वुड सी द एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट ऑफ तूतीकोरिन इन तमिलनाडु। अब फिर हम दोबारा अगर इंडिया के मैप को देखें तो अब इंडिया के मैप में अगर आप ईस्टर्न कोस्ट में देखें तो अभी हमने साउथ वेस्टर्न एक्सट्रीम पोर्ट को देखा अलोंग वेस्टर्न कोस्ट, अलोंग मालाबार कोस्ट इज द कोच्चि, लेकिन इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट में एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट को देखें तूतीकोरिन। इस तूतीकोरिन के नॉर्थ में देखें जो इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट माना जाता था चेन्नई। इस चेन्नई के नॉर्थ में देखें वाइजैग और विशाखापट्टनम। इसके नॉर्थ में देखें पाराद्वीप और इसके भी नॉर्थ में देखें तो हमें जनरली हल्दिया देखने के लिए मिलता है। सो अलोंग ईस्ट कोस्ट आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 मेजर पोर्ट्स और अंडमान निकोबार में आप देखें तो आपको 12th जो आपको मेजर पोर्ट देखने के लिए मिलता है एज अ पोर्ट ब्लेयर। अब हम लोग ईस्ट कोस्ट के पोर्ट को एक एक करके इन डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। मूविंग अलोंग द ईस्ट कोस्ट यू वुड सी द एक्सट्रीम साउथ ईस्टर्न पोर्ट ऑफ द तूतीकोरिन इन तमिलनाडु। दिस पोर्ट हैज द नेचुरल हार्बर एंड रिच हिंटरलैंड। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म आ रहा है हिंटरलैंड। इस हिंटरलैंड के कंसेप्ट को पहले ध्यान से समझिए। अब देखिए यहाँ पे हिंटरलैंड का मतलब क्या होता है। मैंने यहाँ पे पोर्ट ए और पोर्ट बी बनाया है, यहाँ पे इसे पोर्ट समझिए। और हिंटर वर्ड का लिटरल मीनिंग ही क्या होता है, पीछे या बिहाइंड। तो हिंटरलैंड को हम लोग कई बार अमलैंड भी कहते हैं। तो हिंटरलैंड का मतलब क्या हुआ, कोई भी एक ऐसा एरिया या कोई भी एक ऐसा रीजन, कोई भी एक ऐसा सेटअप जो किसी कोस्टल एरिया से अवे होता है या कोस्टल एरिया के आप बोल सकते बिहाइंड में होता है या कोस्टल एरिया के पीछे होता है। तो अगर मैं बोलूं कि ये कोस्टल एरिया है फॉर एग्जांपल और इसके बिहाइंड इसके पीछे का पूरा एरिया ही क्या कहलाता है, हिंटरलैंड कहलाता है। और इस हिंटरलैंड के सारे गुड्स को इस पोर्ट के द्वारा ही एक्सपोर्ट किया जाता है और इस पोर्ट के द्वारा ही किसी एक्सटर्नल वर्ल्ड से जो इंपोर्टेड गुड्स हैं उसे कहीं ना कहीं इस पोर्ट के द्वारा इस हिंटरलैंड के इंटीरियर पार्ट में भी उसकी सर्विस दी जाती है यहाँ पे। तो हिंटरलैंड का मतलब हम लोग हिंटरलैंड का मतलब भी ट्रूली बिहाइंड होता है जिसे हम लोग अमलैंड भी कहते हैं। और हिंटरलैंड की डेफिनेशन की बात करें एन एरिया और रीजन लेइंग बिहाइंड फ्रॉम अ कोस्ट। अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर ये कोलकाता है तो इस कोलकाता के इसके बैकग्राउंड या इसके बिहाइंड के इस पूरे के एरिया की बात करें तो ये कोलकाता का आपका हिंटरलैंड है। आप देख सकते हैं ये कोलकाता पोर्ट का हिंटरलैंड कुछ यूं कहें। इसके अलावा सिक्किम को देखें, 7 सिस्टर्स को देखें, दे ऑल आर द कम्स अंडर द हिंटरलैंड ऑफ कोलकाता। अगर हम यहाँ पे कांडला की बात करें तो राजस्थान, देन पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली। अगर हम यहाँ पे मुंबई की बात करें तो महाराष्ट्र की बात करें, इंटीरियर पार्ट की बात करें, मध्य प्रदेश वगैरह की बात करें, दे ऑल आर कम्स अंडर हिंटरलैंड। तो हिंटरलैंड में इस हिंटर वर्ड का मतलब आपको जरूर ध्यान रखना है। इस हिंटर वर्ड का लिटरल मीनिंग इज बिहाइंड या पीछे जिसे हम लोग कहते हैं। अगर आगे बढ़े डिस्कशन में, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, तो आगे है दस इट हैज a flourishing trade handling of a large variety of cargoes even our neighboring countries like Sri Lanka, Maldives, etc. The coastal regions of India. Chennai is one of the oldest आर्टिफिशियल पोर्ट्स ऑफ द कंट्री। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ईस्टर्न कोस्ट का सबसे लार्जेस्ट पोर्ट अगर माना जाए या मुंबई के बाद इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पोर्ट माना जाए, योर आंसर विल बी चेन्नई। और चेन्नई इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट, लेकिन यहाँ पे एक टर्म याद रखिएगा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे पोर्ट बनाने लायक फेवरेबल नेचुरल कंडीशन नहीं हो और वहाँ पे हम ह्यूमन एफर्ट लगा के एक ऐसा पोर्ट बनाए, उसे ही नॉन नेचुरल या उसे ही आर्टिफिशियल पोर्ट कहते हैं। इट इज रैंक नेक्स्ट टू मुंबई इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड कार्गो। तो मुंबई
कार्गो वॉल्यूम को, ट्रेड वॉल्यूम को सबसे ज़्यादा हैंडल करता है इंडिया में, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डीपेस्ट पोर्ट भी है। लेकिन आफ्टर मुंबई क्या है आपका, याद रखिएगा यहाँ पे चेन्नई। लेकिन कोलकाता, चेन्नई में और मुंबई में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या, मुंबई एक नेचुरल हार्बर है, बट ऑन द अदर हैंड चेन्नई एक आर्टिफिशियल है। विशाखापट्टनम, जिसे हम लोग कई बार वाइजैक भी कहते हैं, विशाखापट्टनम इज द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट। अगर विशाखापट्टनम की बात करें, जो इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट का एक नेचुरल पोर्ट है, इंडिया का वन ऑफ द डीपेस्ट पोर्ट है और लैंड लॉक्ड पोर्ट। लैंड लॉक्ड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पोर्ट जो चारों ओर लैंड से घिरा हुआ है और उसे अंदर तक जाना पड़ता है कोस्टल एरिया से, हम उसे ही लैंड लॉक्ड पोर्ट कहते हैं। दिस पोर्ट वाज ओरिजिनली कंसीव्ड एज एन आउटलेट फॉर आयरन ओर एक्सपोर्ट। अगर आपको बस्तर के प्लेटू का बड़ा इंपॉर्टेंट आयरन ओर फील्ड एज ए बेलाडीला याद होगा, तो बेलाडीला को इसी वाइजाग पोर्ट या विशाखापट्टनम पोर्ट का यूज करके ही एक्सटर्नल या ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे कंट्री को हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे पारादीप पोर्ट लोकेटेड इन ओडिशा स्पेशलाइज्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर। कोलकाता इज एन इनलैंड रिवरीन पोर्ट। अगर कोलकाता आप कभी जाएं तो हावड़ा में जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पे आपको हावड़ा ब्रिज दिखती है और वहाँ से जो रिवर दिखता है हम उसे क्या कहते हैं, हुगली कहते हैं। तो अगर आप उस रिवर को देखें, अगर हावड़ा की बात करें, हावड़ा से हम थोड़ा सा अगर डाउन स्ट्रीम की ओर जाएं कोलकाता, और उस कोलकाता से एकदम आप डाउन स्ट्रीम की ओर जाएं तो हमें हल्दिया दिखता है। और ये कोलकाता, हल्दिया, दे ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पोर्ट एंड दे ऑल आर डेवलप्ड अलोंग रिवर फ्रंट। रिवर फ्रंट का मतलब क्या होता है कि अगर रिवर के किनारे एक ऐसा पोर्ट डेवलप हुआ है, हम उसे ही रिवरीन पोर्ट या उसे ही आप बोल सकते हैं नदी युक्त पत्तन कहीं ना कहीं कहते हैं। कोलकाता इज एन इनलैंड रिवरीन पोर्ट। दिस पोर्ट सर्व अ वेरी लार्ज एंड रिच हिंटरलैंड ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। जो थोड़ी देर पहले बताया कि बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, झारखंड की बात करें, सिक्किम और एंटायर सेवन सिस्टर्स की बात करें, जो कोलकाता पोर्ट के हिंटरलैंड में पड़ने के कारण कोलकाता इन सभी के लिए एक बहुत ही बेहतर, अब बोल सकते हैं, ट्रांसमिटिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है। बीइंग अ टाइडल पोर्ट, टाइडल पोर्ट नहीं होगा यहाँ पे, रिवरीन पोर्ट होगा। इट रिक्वायर्स कॉन्स्टेंट ड्रेडिंग ऑफ हुगली। आपको पता है रिवर हुगली यहीं पे आप बोल सकते हैं गंगा सागर के पास, वो कहीं ना कहीं बंगाल की खाड़ी में गिरती है और यहाँ पे उसकी स्पीड इतनी कम हो जाती है कि वो अपने एलुवियल को, अपने सैंड, सिल्ट, अपने सभी मटेरियल्स को धीरे धीरे करके डिपॉजिट करने लगती है। और इसी डिपोजिशन के कारण वहाँ पे जो पोर्ट एरिया होता है वो ग्रेजुअली वहाँ पे सिल्टेशन होता रहता है और उसे डिसिल्टेशन करने के लिए या उसे ड्रेडिंग करने के लिए, ताकि पोर्ट एरिया में वाटर का एनफ डेप्थ बना रहे और बड़े बड़े जहाज नज़दीक तक आ सके। तो ये आपको कोलकाता पोर्ट में एक मेजर प्रॉब्लम के फॉर्म में देखा जा सकता है और यही कारण है कि इस प्रकार के एरिया में हमें नेचुरल पोर्ट के कंडीशंस कम और आर्टिफिशियल पोर्ट को बनाने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ी थी। अगर यहाँ पे ये सवाल आ जाए कि क्यों इस कोलकाता पोर्ट में हमें ड्रेडिंग की फैसिलिटी या ड्रेडिंग करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हुगली रिवर कॉन्टिन्यूसली डिपोजिशन के कारण सिल्टेशन करती है और उसी सिल्टेशन को जब तक ड्रेडिंग नहीं करेंगे, तली से नहीं हटाएंगे, तब तक यहाँ पे हम वाटर लेवल को प्रॉपर डेप्थ में मेंटेन नहीं करने के कारण वेल ऑर्गेनाइज तरीके से हम यहाँ पे शिपिंग फैसिलिटीज़ या शिप के आने जाने की फैसिलिटी को डेवलप नहीं कर सकते हैं। हल्दिया पोर्ट was developed as a subsidiary port in order to relieve growing pressure on the कोलकाता पोर्ट। अब देखिए यहाँ पे हल्दिया जो है वो कोलकाता का सब्सिडरी पोर्ट है। अगर मुंबई देखें तो जवाहरलाल नेहरू उसका सब्सिडरी पोर्ट है। इस प्रकार से बहुत सारे सब्सिडरी पोर्ट को उस मेजर पोर्ट में ट्रेड वॉल्यूम को कम करने के लिए और ईज करने के लिए हमें सब्सिडरी पोर्ट्स का जनरली डेवलपमेंट देखने के लिए मेजर पोर्ट्स के आसपास के एरिया में दिखता है। पोर्ट ब्लेयर की बात यहाँ पे नहीं की गई है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार का में इंडिया का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेजर पोर्ट जो एज अ आइलैंड हमें दिखता है वहाँ पे, या अंडमान निकोबार एक आइलैंड, वहीं पे हमें पोर्ट ब्लेयर नामक एक पोर्ट का डेवलपमेंट होता हुआ दिखा है। तो इस वीडियो में इतनी ही बातें। आई होप इस डिस्कशन से इनलैंड वाटरवेज को और पोर्ट को, उनके हायरार्की को समझने में आपके लिए आसानी रहेगी। एक चीज़ और चलते चलते हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट में नॉर्थ से साउथ अगर पोर्ट के अरेंजमेंट को आप देखें डायरेक्शन वाइज, फार नॉर्थ में आपको दिखता है कोलकाता, कोलकाता के साउथ में पारादीप ओडिशा, पारादीप के साउथ में अगर आप देखें वाइजाग आंध्र प्रदेश में,
वाइजाग के साउथ में चेन्नई तमिलनाडु में, और चेन्नई के साउथ में तूतीकोरिन कहाँ पे, तमिलनाडु में। तो अगले वीडियो में हम कुछ और अच्छे टॉपिक को डिस्कशन के साथ आएंगे। तब तक आप सभी लोग रिफ्लेक्टिव माइंड के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।